टाइम्स ऑफ गुजरात सतत कवरेज करी रह्યું છે ટેટાટનું જે આંદોલન છે જ્ઞાન સહાયક રદ કરોના નારા સાથે જે ઉમેદવારો છે તે ક્યારેક ગાંધીનગર પથિકાની બહાર પોતાનો વિરોધ નોંધાવે છે, સરકારને પોતાનો અવાજ સંભળાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ આ ગુંગીબેરી સરકાર તેમનો અવાજ સાંભળવા તૈયાર નથી થતી। તો ક્યારેક આ લોકો વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની બહાર જાય છે ને તેમની સાથે જે વર્તન કરવામાં આવે છે તેનું જીતું જાગતું ઉદાહરણ આ જોઈ શકો છો તમે। 9 નવેમ્બરના રોજ જે સુલુક કરવામાં આવ્યો આ લોકોની સાથે તે અમે તમને કેમેરા પર બતાવ્યો હતો, પરંતુ આજે તેજસ મજીઠિયા, सूरज सोनी અને વિશાલભાઈ ત્રણ આપણી સાથે છે। ઈજાઓ પહોંચી હતી તેમને, જે પોલીસે કાર્યવાહી કરી તેમાં તેમને ઈજાઓ પહોંચી હતી। અને હવે આપણે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરી તેમની સાથે કે એ દિવસે આપણે તો કેમેરા પર રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ આ લોકો ઝઝૂમી રહ્યા હતા પોલીસની સામે, આ લોકો લડી રહ્યા હતા પોતાના હક માટે, આ લોકો લડી રહ્યા હતા સરકારને પોતાનો અવાજ સંભળાવવા માટે। ત્યારે આ લોકો પર એ દિવસે શું વીતી રહી હતી ને પોતાના હકનો અવાજ સંભળાવવા માટે જ્યારે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે પણ તેમને પોલીસ પકડી રહી ગઈ, ત્યારે તેમના દિલ પર શું વીતી રહી હતી ને સરકાર માટે તેમને હવે કેટલું માન બચ્યું છે। સૌથી પહેલાં તો सूरज सोनी સાથે વાત કરીએ, કારણ કે તેમના હાથમાં માઇનર ફ્રેક્ચર પણ થયું છે। सूरजभाई, क्या कहेंगे 9 नवंबर का वो दिन 5 सितंबर से कितना रिलेट करेंगे, और 3 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, आखिर में ये देखने को मिला हमें, क्या कहेंगे? दरअसल ये जो वर्तमान सत्ता पक्ष है उन्होंने मुझे दिवाली की भेंट दी है। 2023 में जो दिवाली की सौगात मुझे मिली है, जो भेंट दी है, वर्तमान जो भाजपा सत्ता पक्ष है उन्होंने मुझे यह भेंट दी है, लेकिन इसका परिणाम इन्हें 2024 की लोकसभा में चुटनी में ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने एक गुरु का अपमान किया है, उसके साथ अत्याचार और अपमान पुलिस के अधिकारियों को आगे रखकर किया है। हमारा जो पूरा प्लान था, हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो गुजरात के सारे नागरिक को, सारे अधिकारियों को, सारे पुलिस कर्मियों को तक को पता है कि गलत क्या और सही क्या है। हमारा एक ही मुद्दा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल प्रथा जो है गुजरात में जो चल रही है, खास करके शिक्षण विभाग में जो नई ज्ञान सहायक योजना लाई गई है उसे रद्द किया जाए, एवं गुजरात में जो 55,000 शिक्षकों की घट है उसे पूर्ण किया जाए और कायमी शिक्षक की भर्ती किया जाए। 4 महीने पहले हम इस आवेदन को लेकर हमारे जो भूपेंद्र पटेल सर सीएम हैं गुजरात के, उनके पास गए थे, तो उन्हें हमें ऐसा प्रत्युत्तर दिया गया वहाँ से कि गुजरात में कायमी शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं हो रही है यह मुझे ही नहीं पता है। यह हमारे गुजरात के दादा जो कहे जाते हैं वह भूपेंद्र पटेल जी का जवाब था। हमने शिक्षण मंत्री से बहुत ट्राई किया, लेकिन उन्हें उससे मिलने तो नहीं दिया गया। 1-2 बार जब मिलने दिया गया तो उनके मुंह से आप लोगों ने जवाब सुना ही होगा कि आपको लेना तो ज्ञान सहायक में ले लो, वरना घर बैठ जाओ। उसके बाद शिक्षण सचिव जिन्होंने यह योजना बनाई है, दरअसल सूत्रों से हमें मालूम पड़ा कि यह योजना का घड़तर करने वाले, निर्माण करने वाले जो हैं वह शिक्षण सचिव विनोद राव जी हैं। तो हमने उनका प्रत्युत्तर जानने की कोशिश की, और 4 महीने पहले जब हम उनसे मिलने गए थे तो 8 घंटे बाद तो हमें मिलने दिया गया। मिलने के बाद भी ऐसा कहा गया कि हम कायमी शिक्षकों से कंटाल गए हैं, आपको लेना तो इस कॉन्ट्रैक्चुअल में ले लो, हम आपके भविष्य के बारे में विचार नहीं करेंगे, हम जो स्कूल में बच्चे बैठे हैं उनके भविष्य के बारे में विचार करेंगे। तो सर से मेरा ये प्रश्न था कि आप अगर गुजरात के शालाओं में जो बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में विचार करेंगे तो उनके भविष्य का निर्माण करने वाला तो एक शिक्षक ही होगा, तो उसे आप कायमी पर क्यों नहीं करना चाहते? तो हमें कोई जो पॉजिटिव प्रत्युत्तर मिलना चाहिए नहीं मिला था, हमें वहाँ से निकाल दिया गया था। इस जवाब को सुनकर हमें बहुत आघात लगा था। दरअसल जो इस नीति का निर्माण किया है, जो अधिकारी ने किया है, 4 महीने बाद हमने यही विचार किया कि अब तो ज्ञान सहायक की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जिसको लेना था ज्ञान सहायक में ले लिया गया, तो हम एक काम करते हैं, अब जाके सर से पूछते हैं कि कायमी शिक्षक की भर्ती कब होगी, कितनी संख्या में होगी, किस वर्ष होगी। खाली हमको इसका जवाब चाहिए था, इसीलिए हम इस मंशा से अपना आवेदन लेकर वहाँ जा रहे थे। परंतु ऊपरी अधिकारियों द्वारा गुजरात सरकार 156 जो मिली है, इस बीजेपी सरकार द्वारा हमें इस तरह जो सौगात दी गई है दिवाली की, ये आप लोगों ने मीडिया चैनल के माध्यम से देखा ही होगा। वहाँ पर पुलिस को आगे कर IB LIB जो जितने भी अधिकारी हैं पुलिस कर्मचारी, उनको आगे कर हमारे साथ जो घर्षण हुआ है, हमारे साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। हमें जवाब तो प्रत्युत्तर पॉजिटिव नहीं मिला, लेकिन हमें मिली है तो खाली यह भेंट। उसमें मेरा ये जो है माइनर फ्रैक्चर, जो डॉक्टर ने बोला है कि बड़ी हड्डी में तो आपको नहीं लगी है, परंतु छोटी हड्डी में आपका माइनर फ्रैक्चर हुआ है, और 21 दिन का यह पट्टा मेरे लिए बन गया है। गुजरात सरकार ने 9 तारीख से लेकर 29 नवंबर के दिन, अर्थात 21 दिन के लिए गुजरात की पाठशालाओं में जो वेकेशन परिपत्र बाहर किया है, उसी प्रकार 9 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का ये जो पट्टा है, 21 तारीख के वेकेशन में मुझे यह गुजरात सरकार के जो भावी बेरोजगार शिक्षक हैं उनको यह भेंट मिली है।
सूरज भाई, उस दिन हम देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चों के आंख में आंसू भी थे। किस बात के आंसू थे? पुलिस दमन कर रही है इस बात की, या फिर इतने लड़ने के बावजूद किसी से भीख नहीं मांगते वो अधिकार, लेकिन अधिकार नहीं मिल रहा, उसके आंसू थे? दरअसल सर बात ऐसी है ना कि ये जो आंसू है ना, ये उस मेहनत के आंसू हैं जो 6 वर्षों से, जो 10 वर्षों से की जा रही है। इस गुजरात सरकार ने 6 वर्षों से एग्ज़ाम नहीं ली थी हमारी। हम लोग 10-10 वर्षों से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। बंधारण के हिसाब से जो बंधारण और आरटीआई के कलम की बात करते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो हर वर्ष टेट टाट के एग्ज़ाम होनी चाहिए, और हर वर्ष निवृत्त होते शिक्षक तो हर वर्ष कायमी भर्ती भी होनी चाहिए। परंतु यह गुजरात सरकार एग्ज़ाम तो नहीं लेती है, परंतु जी जान लगा कर दिन रात एक करके जब हमने यह मेहनत की, और हमारे माता पिता को भी यह आस है कि हमारी बच्ची, हमारे बच्चे, अब हमारे सर हम लोग बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं आते हैं। अगर हम हाई फाई फैमिली से आते ना, तो हम लोग रोड पे इस तरह के संघर्ष नहीं कर रहे होते, और हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। परंतु हमारे माता पिता ने पेट काट कर खुद एक रोटी नहीं खाई, लेकिन हमें 2 रोटी खिलाई है। कर्जा ले लेकर फीस भरा है और हमें पीटीसी बीएड कराया है। यह उस संघर्ष के आंसू थे कि अब हमें कॉन्ट्रैक्चुअल पर रखा जा रहा है, तो हम उस कर्जे को कैसे पूर्ण करेंगे? हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे परिवार आगे गुजरान कैसे चलेगा? 11 महीने तक आप 21,000 आप दे रहे हैं, 11 महीने के बाद हमारे भविष्य का है, तो शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है। तो यह देखकर वहाँ के शिक्षकों के जो आंसू है, इसलिए वो बाहर निकल गए थे। क्योंकि सर ऐसा हुआ ना, जिन लोगों ने ज्ञान सहायक लिया है, आपको बताऊँ, एक शिक्षिका हैं, उन्हें 1 तारीख को अपॉइंट किया गया ज्ञान सहायक में, और 8 तारीख के दिन उन्हें छूटा कर दिया गया। 8 दिन की ज्ञान सहायक में उन्हें नौकरी मिली है, तो आप बताइए उसकी वेदना क्या होगी। वह बच्ची रोते रोते घर आई है कि क्या मैंने 8 वर्ष मेहनत की और मुझे केवल 8 दिन भी गुजरात सरकार ने कायमी शिक्षक ज्ञान सहायक में नहीं रखा, ऐसा तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? क्या गुजरात में गुजरात के बच्चे जो है सरकारी पाठशाला में पढ़ रहे हैं, उनके शिक्षक बनना हमारा गुनाह है? क्या शिक्षक की डिग्री प्राप्त करना हमारा गुनाह है? क्या हम गुजरात के, हम भारत के, हम राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं? क्या हम भारत के निर्माण के बारे में नहीं सोच सकते हैं? क्या हम गुजरात के नागरिक नहीं, हम गुजरात के निर्माण के बारे में नहीं सोच सकते हैं? यह सब भावनाएं जो हैं वह बाहर उन आंसुओं के द्वारा आ रही थी। सूरज भाई, हमने ये भी सुना, आपने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए ये भी कहा है कि विनोद राय साहब ने अपने पीए को बोल दिया है कि ज्ञान सहायक वाले कोई भी उनको अंदर नहीं आने देना, या फिर उनको हमसे मिलने की परमिशन नहीं देनी। दरअसल 4 महीने पहले जब हम गए थे, तो हम हमारे 2 मित्रों को मिलने दिया गया था। उसके 1 हफ्ते बाद हम वापस गए थे, तो वहाँ पे जो उनके पीए हैं, उन्हें लेडी हैं वो, उन्होंने ऐसा कहा कि जो टेट टाट पास उम्मीदवार यहाँ आते हैं ना, तो सर हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं। उनका एक ही है कि टेट टाट पास उम्मीदवार अगर विद्या समीक्षा केंद्र में आवे ना, तो उन्हें हमें मिलने नहीं देना है। उन्होंने ये प्रॉपर कहा है कि टेट टाट पास उम्मीदवार हमारी मुलाकात आपसे नहीं होगी। इसलिए उन मैडम ने हमें कहा कि તમે અહીંયા આવો છો ને એટલે સાહેબ અમારા ઉપર ખીજાય છે, એટલે તમે અહીંયા આવવાનું બંધ કરી દો સાહેબ, તમને હવે ક્યારેક નહીં મળશે। એટલું આવું સ્ટેટમેન્ટ ત્યાં સાંભળવા મળ્યું હતું અમને। આપણી સાથે તેજસ મજીઠિયા પણ છે। તેજસ મજીઠિયા પણ એ દિવસે લડાઈની અંદર સામેલ હતા, તેમણે પણ લડત લડી છે, અને જે લડત લડી છે તે ખરેખર જોવા લાયક હતી, કારણ કે આપણે બધાય કેમેરાના માધ્યમથી, મીડિયાના માધ્યમથી જોયું છે કે સૂરજ સોની, તેજસ મજીઠિયા, દિલીપસિંહ રાજપૂત, આ 3 ચહેરા અને તેમની સાથે 150 લોકો કરતાં પણ વધારે લોકો કે જેમના આંસુ પડી રહ્યા હતા અને કહી રહ્યા હતા સરકારને કે જુઓ સરકાર। તેજસભાઈ, 9 નવેમ્બરનો સવાલ પૂછું તે પહેલાં, શું હાલ, તમારી તબિયત કેવી છે અને કેવી રીતે તમે હાલ મહેસૂસ કરી રહ્યા છો કે શું અમારી સાથે થયું, ને સરકારને તમે શું કહેવા માગો? સૌથી પહેલાં સરકારશ્રીને અમે જ્યારે મુખ્યમંત્રીની ચેમ્બરમાં અમે જ્યારે મળવા જતા, ત્યારે સરકારશ્રીને તો આ યોજના બાબતે ખબર જ નથી। એવી રીતે આંખાડા ઢાંકી દે છે અને પોતે અજાણ્યા હોય છે એવી રીતે વર્તન કરે છે। ત્યારબાદ અમે શિક્ષણ મંત્રીને પણ મળેલા, તો શિક્ષણ મંત્રીએ એવું કીધેલું કે તમારે જો નોકરી લેવી હોય તો જ્ઞાન સહાયક લો, નહીં તો ઘરે બેસી લો। અને ત્યારબાદ અમને સૂત્ર મુજબથી એવું ખબર પડી કે આ જે આખી યોજના છે, આ એક ગતકડું છે જે 11 મહિનાના કરાર આધારિત, એ તો શિક્ષણ સચિવ વિનોદ રાવજી લાવેલા છે। તો અમને એમ થયું કે ચાલો ત્યાં જાય, તો ત્યાં ગયેલા, તો ત્યાંથી પણ અમને જવાબ નહીં મળેલો। જ્ઞાન સહાયક આજે હાજર થઈ ગયા છે બધા લોકો। તો હવે પ્રશ્ન રહ્યો છે કે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા હતી, તો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા છે એ પૂર્ણ થઈ છે, તો હવે કાયમી શિક્ષકની ભરતી ક્યારે આવશે એને લઈ અને અમે 9 તારીખે અમે મળેલા શિક્ષણ સચિવને ત્યાં ભવન પર વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રમાં। તો ત્યાં અમે લોકો મળવા જાય, ત્યાં પહેલાં જ તે સરકારશ્રીના આદેશ તરફથી પોલીસોને રાખી અને અમે લોકોની અટકાયત કરેલી। અમારી સાથે ખૂબ જ સંઘર્ષ થયેલો, અને પોલીસ કર્મીઓને પણ અમે જણાવવા માગીએ છીએ 2 હાથ જોડીને
કે અમે એવો તો શિક્ષક બનવા માટે એવો તે શું ગુનો કરેલો કે તમારે આવી રીતે અમારી પર અત્યાચાર કરવો પડે? કોઈકના હાથો તોડ્યા છે, તો કોઈકના પગ તોડ્યા છે, તો કોઈકના કપડાં ફાડ્યા છે. અને રહી વાત કે કેમેરાની અંદર બધી વસ્તુ હાથ ફ્રેક્ચર થાય છે તો આવે છે, ઇન્જર્ડ થાય છે તો આવે છે, પરંતુ મૂંઢમાર જે અમને લોકો લાગેલા છે, તમે શર્ટ કાઢીને તમને બતાવીએ તો આજે શરીર પર એવા નાખૂનના અમને નિશાન કરેલા છે અને જે કેમેરામાં નહીં આવતું. અને મૂંઢમાર લાગેલા છે ગરદન પર. મારી ગરદન પર 7 પોલીસ કર્મચારીઓ ચડી બેસેલા હતા અને મને ગાડીમાં બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરેલા હતા. અમારી એક જ માંગ હતી કે શિક્ષણ સચિવને અમારે મળવું છે. અમારે મળવાનું જ હતું, અમારે કોઈ જાતનું સંઘર્ષ કરવાનું નથી. તો પોલીસે શા માટે અમારી સાથે સંઘર્ષ કરેલો? શું તમને ઉપરથી આવી રીતે આદેશ આપવામાં આવતો હોય તો આવી રીતે વર્તન કરવું તો એ વ્યાજબી જ નથી. કેમ કે સંવિધાન મુજબ દરેક નાગરિકને પોતાનો જીવન જીવવાનો અધિકાર છે. શિક્ષણ સચિવ હોય તો એક નાગરિક તરીકે, ઉમેદવાર તરીકે અમે એમને મળી શકીએ છીએ, તો શા માટે અમને નહીં મળવા દેતા? સરકારશ્રીને અમારી એક જ માંગ છે કે કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો એક વખત તમે આવીને 5 ઉમેદવાર સાથે બેઠક તો કરો. સરકાર અમે છેલ્લે 4 મહિના, ચોથા મહિનામાં અમે એક્ઝામ આપેલી, ત્યારબાદ આ સંઘર્ષો અમે ત્યાં સુધી 11મો મહિનો આવી ગયો છે, ત્યાં સુધી સરકારે એક પણ વખત આવી રીતે અમારો પ્રશ્ન છે એ ક્યારેય નહીં ઉઠાવેલો. જો અન્ય એક્ઝામોની અંદર તમે તલાટી હોય, જુનિયર ક્લાર્ક હોય, પોલીસ હોય, બધા જની અંદર જો કાયમી ભરતી સરકાર કરતી હોય તો શિક્ષકોની અંદર 11 મહિનાનો કરાર કેમ? અને જો 11 મહિનાનો કરાર એટલો જ બધો ગુણવત્તાયુક્ત અને સારો હોય તો હું તો સરકારશ્રીને 2 હાથ જોડીને વિનંતી કહું કે તમે MLA MP જેવા પદ છે એને પણ 11 મહિનાના કરાર આધારિત કરો, જેથી કરીને ગુજરાતની સામાન્ય જનતા છે, આમ નાગરિક છે, એ પણ પોતાનું ટેલેન્ટ એમની અંદર બતાવી શકે. પોતે એક વખત 5 વર્ષ આવી ગયા સત્તા પર તો મનમાની કરવાની, મન ફાવે તેવું વર્તન કરવાનું, પબ્લિક કોઈ બોલવાની નથી. કેમ કે આજે સીટોનો આંકડો જોવા જઈએ તો 156 + 3 સીટો લઈને બેઠી છે. સરકારને કોઈ જ ફરક નહીં પડતો. તમે મરી જશો, તૂટી જશો, સરકાર શું કરશે? એક દિવસ આવશે, હાર ચડાવશે, ફોટો પાડશે ને ચડાવી દેશે. આ જ વર્તમાન સ્થિતિ એ સરકાર આપણી સાથે કરી રહી છે. તો જાહેર જનતાને પણ અમારી એક અપીલ છે કે જો અમે સાચા હોય, અમારા હક અને અધિકારની માગણી સાચી હોય તો તમે પણ અવાજ ઉઠાવવા માટે અમારી લડતમાં સામેલ થાઓ, તો અમે જંગ જીતીશું, એ ફાઇનલ છે. તેજસભાઈ, આપણે જોયું કે દાંડી યાત્રામાં પણ તમે હતા અને છેલ્લા જે 4 મહિનાથી આંદોલન ચાલી રહ્યું છે તેમાં તમે સતત સક્રિય છો અને સતત પોતાનો અવાજ સરકારને સંભળાવવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. આપણે એક દ્રશ્ય પણ જોયું હતું, એક વિડીયો પણ વાયરલ થયો કે જેમાં પોલીસ તમે હતા, સુરજભાઈ હતા, દિલીપભાઈ હતા અને બીજા અન્ય અમુક મહિલાઓ પણ હતા, તેમની ઉપર આવીને તમને ગાડીમાં બેસાડવાના પ્રયત્ન કરતી હતી. પરંતુ છતાં એક જ માંગ તમે એ વિડીયોમાં પણ આવ્યું છે કે ગુજરાતને જોઈએ કાયમી શિક્ષક, ગામડાને જોઈએ કાયમી શિક્ષક. આટલો ઉત્સાહ આવે છે ક્યાંથી? આટલી જે પોલીસની જે નીતિ હતી તેના સામું તો ભલભલા ડગમગી જાય. આવી નીતિ તમે ક્યાંથી લાવ્યા અને કેવી રીતે આ ખ્યાલ આવ્યો કે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની બહાર શિક્ષણ સચિવને હવે ડાયરેક્ટ સવાલ કરો? આ એક અમારી આટલા વર્ષોની મહેનત છે સાહેબ. વાત કરીએ તો 2013ની અંદર જ્યારે ફર્સ્ટ યરે BScની અંદર એડમિશન લીધું હતું, 2013થી લઈને 2023 આજે 10 વર્ષનો સંઘર્ષ છે. 3 વર્ષ BScના કરેલા, 2 વર્ષ B.Edના કરેલા, 2 વર્ષ MScના કરેલા, 3 વર્ષ આજે ટેટ ટાટની પરીક્ષાની તૈયારી કરેલી. શિક્ષક બનવું એ અમારું સપનું હતું, એટલા માટે આજે એની પાછળ એટલો સમય અમે ખર્ચ કરેલો છે. નહીં તો અમે ધારીએ તો બીજી કોઈ એક્ઝામ પણ અમે સારી રીતે પાસ કરી શકીએ. તલાટી જેવી એક્ઝામ પાછળ જો અમે 2 વર્ષ મહેનત કરી હોત તો આજે અમારી પાસે નિમણૂક પત્ર હોત. પણ એક શિક્ષક બનવાનું સૌભાગ્ય કોઈક સામાન્ય વ્યક્તિને બહુ જૂજ લોકોને મળે છે. કેમ કે શિક્ષક બનવું એક સારું છે, કેમ કે પોતાની અંદર જે ટેલેન્ટ છે, બાળકોને ઉછેરવાનું કામ શિક્ષક લોકો કરે છે. તો અમે શિક્ષક બનીને અત્યારે એવું અમને ફીલ થાય છે કે શિક્ષક બનવા માટે જે અમને સપના જોયેલા હતા સરકાર આજે રોડ પર રોડી રહી છે. તો સરકારશ્રીને અમારી અંદર એવી કોઈ અમારે આંદોલન કરવા માગતા નહીં. અમે કોઈ આતંકવાદી હે નહીં, કોઈ આંદોલનકારી હે નહીં. અમને શિક્ષકની કાયમી ભરતી સરકાર કરી દે, અમે અમારું ઘર થોભીને બેસી જશું, અમે શાંતિપૂર્વક ભણાવીશું. તમે ભરતી 32,000 ખાલી સીટો છે, 23,031 નિવૃત્ત થયેલા છે. NEP પ્રમાણે જોઈએ તો 72,000 શિક્ષકોની ઘટ છે. સામે જોવા જઈએ તો 60,000 કરતાં ઓછા વિદ્યાર્થીઓ પાસ છે. બધા જ લોકોની કાયમી ભરતી થઈ શકે. જો તમે મેરિટ બહાર પાડો, અમે મેરિટમાં આવતા હોય તો તમે લ્યો. અમને અમારો હકનો રોટલો જોઈએ છે. અમે કોઈ પાસે ભીખ નથી માગતા. અમને અમારો અધિકાર છે, અમારો હક છે, અમને મળવો છે. અમે કોઈ પાસે ભીખ નહીં માગતા. અમે ભીખ માગવા માટે પેદા નહીં, તે અમારો અધિકાર છે. બંધારણ મુજબ જો અત્યારે વર્તમાન ભારત ચાલતું હોય તો કેમ અમને અમારો અધિકાર નહીં મળતો? સરકારને આ એક જ માંગ છે. પોતે તો આજે દિવાળી છે, નવું વર્ષ છે, સારી રીતે ઉજવશે, લાઇટિંગ શો કરશે, દીવાઓ સળગાવશે, પણ એ વિદ્યાર્થીઓનું તો જોવો, એ ઘરનું તો જોવો કે જ્યાં આજે અંધારું થઈ રહ્યું છે. ક્યારેક પોતાનું પદ હોય, મુખ્યમંત્રીને, શિક્ષણ મંત્રીને, શિક્ષણ સચિવને પણ મારી 2 હાથ જોડીને વિનંતી છે, ક્યારેક પોતાના પદને સાઈડમાં રાખીને ક્યારેક ગરીબ મા બાપના દીકરાનું પણ વિચારો. દરેક વખતે પોતાનો હોદ્દો લઈ અને તમે રૂઆપ કરો છો, પોતાની મનમાની ચલાવો છો, આવું નહીં ચાલતું હોય. ક્યારેક અમારી પરિસ્થિતિને પણ જોવો, વર્તમાનમાં શું પરિસ્થિતિ એ તો જોવો ઘરની અંદર આવીને. ક્યારેક
જે રીતે તમે જોયું કેવી વેદના છે सूरजभाई, युवराज सिंह डाडेरा आप जब आपको सिविल ले जाया गया गांधीनगर सिविल, तब युवराज सिंह डाडेरा आए थे। युवराज सिंह ने फिर मीडिया को बाइट भी दिया। युवराज सिंह और एक और नाम उनके साथ लिया जाता है चैतर वसावा। ये दो लोग आपके लिए हर पल हर दम खड़े हुए नज़र आते हैं, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है। एक ये सवाल कि चैतर भाई को आप इन्हें युवराज सिंह के साथ कितना मिस किया, और दूसरा सवाल ये कि आपने 5 सितंबर के भी आप गवा रहे हैं और 9 नवंबर के भी आप गवा रहे हैं, दोनों में क्या समानांतर परिस्थितियां थी और किस तरह से देखते हैं? दोनों ही सवाल का मैं जवाब चाहूँगा। परिस्थितियाँ समान थी, क्योंकि 5 सितंबर के दिन भी हमारे साथ यही अत्याचार, यही अन्याय हुआ है, और 9 नवंबर के दिन भी सर हमारे साथ यही अत्याचार हुआ है, यही अन्याय हुआ है। क्योंकि ऊपर से प्रेशराइज किया ही गया है हर मंत्री द्वारा, चाहे वह शिक्षण मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो शिक्षण सचिव हो, सबने कह दिया है कि टेट टाट उम्मीदवार को पहली बात तो परमिशन नहीं देनी है। गांधीनगर में आंदोलन धरना करने की बंधारण के हिसाब से परमिशन देना चाहिए, लेकिन इन लोग के द्वारा कथित कह दिया गया है कि इन्हें टेट टाट उम्मीदवार जो है ना, उन्हें कोई भी धरना प्रदर्शन करने की या कुछ भी आंदोलन करने की परमिशन नहीं देनी है। और अगर ये लोग आंदोलन करने या आवाज़ उठाने या आवेदन देने आते हैं तो इन्हें मिलने भी नहीं देना है, और इसी तरह घसीट कर, डरा कर, धमका कर हमेशा इन्हें डिटेन करना है, पुलिस के सामने संघर्ष करना है, ताकि विद्यार्थी डर जाएँ। और विद्यार्थी डर के हमारे सामने आवाज़ न, उन्हें पता है जो शिक्षित युवान है ना, वह ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, और हम शिक्षित इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो उन्हें यही डर है कि हम बार बार अगर हम इन पे दबाव करेंगे, आज इन्हें हाथ तोड़ दिया, कल ये हाथ तोड़ देंगे, दोनों पैर तोड़ देंगे। भैया आप दोनों पैर तोड़ दोगे, मुझे विकलांग कर दोगे, तो भी सोनी सूरज अपने हक की मांग करने के लिए, कायमी शिक्षक की भर्ती की मांग करने के लिए और कॉन्ट्रैक्चुअल प्रथा को नाबूद करने के लिए गुजरात से गांधीनगर में धरना प्रदर्शन जरूर करने के, ये मेरा आह्वान है। और जैसे कि आप चैत्र वसावा सर की बात कर रहे हैं सर, तो जो ग्राउंड लेवल के नेता होते हैं, जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, चाहे वह हमारे काठियावाड़ी सिंह हो, युवराज सिंह जाडेजा जी, और चाहे आनंद पटेल जी धारासभ्य जो कांग्रेस के हैं, वह भी आदिवासी नेता हैं, वह भी आदिवासी सिंह हैं, और चाहे हमारे चैतर वसावा जी हों, डेडियापाड़ा के धारासभ्य, वह भी एक आदिवासी सिंह है। यह जिग्नेश भाई ने भी आपने हाँ, जिग्नेश मेवाड़ी सर जी, ये जो लोग नेता हैं, ये लोग सारे ग्राउंड लेवल के धरती से जुड़े हुए नेता, उन्हें पता है गरीबी क्या होती है, पीड़ा दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, दयनीय स्थिति, गरीबी, वो जूझ चुके हैं, उन्हें पता है। जो नेता होता है ना, वो हर आम जनता से जुड़ा हुआ होता है, उन्हें हर व्यक्ति की पीड़ा, हर व्यक्ति की दर्द पता होता है, इसलिए हमारे साथ हैं। सर मैं बात करूंगा चैत्र वसावा जी और युवराज सिंह जाडेजा जी का, और खूब तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि दांडी यात्रा एक ऐसी यात्रा थी जो 13 अक्टूबर के दिन निकली थी, और 20 अक्टूबर के दिन यहाँ अहमदाबाद साबरमती उल्टी दांडी यात्रा पहुंची थी। 7 दिन चैत्र वसावा जी और युवराज सिंह जाडेजा जी हमारे साथ लगे हुए थे। आज के दिन आप देख रहे हैं कि चैत्र वसावा जो धारासभ्य हैं डेडियापाड़ा के, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर, जमीन विवाद का आरोप लगाकर और षड्यंत्र रचकर वर्तमान सत्ता पक्ष जो 156 सरकार है, 156+3 की, यह वर्तमान सत्ता पक्ष उन्हें दबाना चाहती है, उन्हें धमकाना। क्यों? क्योंकि वह युवान के साथ है, वह सत्य के साथ है, इसलिए उन्हें धमकाना चाहती है, दबाना चाहती है, ताकि यह जो नेता हैं, आगे लोकसभा की चुनाव है 2000, उन्हें वर्तमान सत्ता पक्ष को केवल वोट बैंकिंग का डर है। भरूच की जो सीट है उन्हें पता जाने वाली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से चैतर वसावा साहब जो लोकसभा के उम्मीदवार रहने वाले हैं, भरूच से जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्हें पता है कि हमारी यह सीट भाजपा को पता जाने वाली है, इसीलिए उनके साथ इतना आरोप, अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है, ताकि वह युवाओं का, गरीब लोगों का जो पीड़ा है, जो उन्होंने देखा है, वह आवाज़ न उठा पाएँ, और उन्हें षड्यंत्र करके हराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह असंभव है। हम जैसे जो युवान हैं, गरीब मध्यम वर्गीय युवान हैं, और जो भी नेता, चाहे वह कोई भी नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी का नेता हो, चाहे वह कांग्रेस का धारासभ्य हो, चाहे हमारे विद्यार्थी नेता युवराज सिंह जाडेजा हो, वह किसी भी जगह हमारे साथ खड़े हैं, तो हम लाइफ टाइम, आजीवन, जब उनको दुख दर्द है, हम हमेशा उनके साथ तहे दिल से खड़े हैं। आपके साथ ही दिलीप राजपूत दिखाई नहीं दे रहे, उनके साथ क्या? दरअसल दिलीप राजपूत के हाथ में और पैर में चोटें थोड़ी आई ज़्यादा हैं, तो डॉक्टर ने उन्हें 4 दिन के रेस्ट पे कहा है, इसलिए अभी फ़िलहाल में, कल थोड़ी मीडिया बाइट हुई थी, तो मीडिया बाइट के बाद अभी वो घर पे ही हैं, और मैं भी घर पे ही था। मुझे भी 21 दिन का पट्टा बंधा है, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास एक ही माध्यम है, मीडिया माध्यम, इसलिए मीडिया के माध्यम से हम हर जगह अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मीडिया के माध्यम से हम आए हैं और हमारी आवाज़ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूरज भाई, आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं हम, आप तीनों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग तो लड़ रहे हो अपना अधिकार, अपने हक, ये उन हम गवा रहे हैं, और आने वाली नस्लें जो हैं वो भी गवा रहेंगे कि आप लड़े थे।
लेकिन जलते हुए आशाने को देखकर कुछ लोग भाग गए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे तेजस भाई? और आप सबसे मैं एक एक करके जवाब दूंगा। दरअसल भाग कोई नहीं गया है। जब आपके ऊपर अत्याचार होगा, जब अन्याय होगा, आज मेरा हाथ टूटा है, डर का लेवल होता है। डर जो होता है, डर का लेवल होता है हर डर का। मुझे थोड़ा कम डर लगता है, जिसका कलेजा थोड़ा कमजोर उससे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। हर विद्यार्थी का अलग, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, समझ रहे हो सर? 5 उंगली बराबर। अगर मैं आगे खड़ा हूँ तो मेरे पीछे हजारों युवान तो खड़े ही हैं। वो अगर हमें ग्राउंड लेवल से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो घर से तो वह सपोर्ट कर ही रहे हैं, और मैं हमेशा उनके साथ हूँ, वो लोग भी हमेशा हमारे साथ हैं। तो हर डर का लेवल तो होता ही है। अगर आप ऐसा सोचे भाग गए हैं, तो भागा कोई नहीं है। हर व्यक्ति की मजबूरी होती है सर। हर गरीब व्यक्ति, हर युवान, हर पिछड़ा वर्ग, हर आदिवासी एरिया से हर व्यक्ति आता है। कोई कच्छ से आ रहा है सर, कोई पंचमहल से आ रहा है, कोई नवसारी से आ रहा है, कोई वासदा से आ रहा है। तो आप विचार करो, आने में 12-12 घंटे लगते हैं सर लोगों को हक की लड़ाई लड़ने में। लोगों के पास 500 रुपए नहीं है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वह बेचारा पंचमहल से, नवसारी से, वासदा से, कच्छ से यहाँ आ सके। कितनी बार आएगा, कितनी बार अपना माथा टेकेगा विधानसभा में आकर कि हमें हमारे हक की नौकरी दो? नहीं है लोगों के पास, गरीबी होती है तो नहीं आ पाते हैं। तो जो लोग आसपास के जो पहुंच पाते हैं वह लड़ते हैं ग्राउंड लेवल पे आके, और जो नहीं लड़ पाते हैं वह पीठ पीछे हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। યશભાઈ તમે શું કહેશો? લડાઈ ક્યાં સુધી ચાલુ રહેશે, ક્યાં સુધી યથાવત? લડાઈ મોહિતભાઈ વાત કરીએ તો અત્યારે સત્ય હોય જ્યાં ખોટું થઈ રહ્યું હોય તો ડરવાની જરૂર છે. અમે તો અમારા હકની લડાઈ માટે નીકળ્યા છે. તો અમે અમારો હક છે એ અમને જ્યાં સુધી સરકાર ના આપે ત્યાં સુધી અમે અડીખમ છે. અને સત્ય હોય ત્યાં કોઈ ઉમેદવાર મિત્રોએ કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. તમે કંઈ ખોટું કરતા નથી તો તમે શા માટે બીવો છો? આપણે એક્ઝામ પાસ કરેલી છે. આપણે ડમી ઉમેદવાર તરીકે નહીં નોકરી લેવા માગતા. હજારો લોકો ક્યારેક થાય છે સિસ્ટમમાં, ઘણા લોકો એવી ઘૂસી પણ જાય છે. ક્યાંકની ને ક્યાંક સત્તા પક્ષના પણ એમાં વચેટિયા હોય છે, એના થકી જ સિસ્ટમમાં આ રીતે દાખલ જાય છે. અને વિદ્યાર્થીઓ અમારી સાથે જ છે. અમારા 60-70 હજાર વિદ્યાર્થીઓ જે છે બધા જ અમારી સાથે છે. ઘણા મિત્રો ગ્રાઉન્ડ પર આવે છે તો ઘણા પોતાની ઘરે રહીને સોશિયલ મીડિયા મારફતે સપોર્ટ કરે છે. અને જે મિત્રો વિડીયા મારફતે જોઈ રહ્યા છે બધાને મારે 2 હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી છે કે ફૂલની તો ફૂલની પાંખડી, તમારી રીતે જે પણ શક્ય હોય સાથ સહકાર અને સપોર્ટ અમને આપો, એટલે આપણે આ જંગ જીતીશું. बाकी છે વિશાલભાઈ પણ થોડું જણાવશે તમને. विशाल भाई माफ़ करना, बहुत कम टाइम में आपको दे पाया हूँ। क्या कहोगे, ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है आप भी इसके सहभागी रहे हैं, जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि विशाल भी जो आग लगी थी ज्ञान सहायक रूपी उसको बुझाने के लिए अपने 2 बूंद पानी के साथ खड़े हुए थे? क्या कहोगे? जैसा कि अभी तक हमने देखा आंदोलन में हमारे बहुत सारे दोस्त जो इंजर्ड हुए, अभी भले वो इंजर्ड हुए, चोट उनको लगी, दर्द हमको भी हुआ उतना, हम कहीं ना कहीं उनके पीछे हमेशा थे, आगे भी रहेंगे। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक इन लोगों के पीछे आप हम लोगों को ज़रूर देखते रहोगे। ये कभी अकेले नहीं है, ये हमेशा जब भी आगे जाएंगे तो पीछे इनके 50, 100, 150, 200 जितने भी लोग होंगे इनके पीछे ज़रूर देखने को मिले। उसके अंदर हमारा भाग भले कितना भी हो, 1 बूंद हो कि 10 बूंद हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये लड़ाई हम सबकी है। जब तक सब लोग एक एक बूंद करके मिलेंगे नहीं तब तक सागर का निर्माण नहीं हो सकता। हमने देखा है कि बूंद बूंद करके सागर भी बन जाता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बूंदें हैं जिस दिन वो इकट्ठा हो गई उस दिन सागर के साथ साथ इस सागर के अंदर सैलाब भी आएगा, और उस सैलाब के अंदर सरकार को झुकना भी पड़ेगा और सरकार को हमारा हक देना भी पड़ेगा। ये हम जानते हैं, ये हम उनको बताना भी चाहते हैं कि एक सामान्य नागरिक जब अपने अहम पर आ जाता है तो वो अच्छी अच्छी सरकारों को गिरा भी सकता है और नई सरकारें बना भी सकता है। इसलिए ये लोग कभी भी अकेले नहीं है, इनके पीछे कई लोग हैं, फिर वो चाहे सामने से ग्राउंड वर्क पे हो, सोशल मीडिया के द्वारा हो या किसी अन्य माध्यम के द्वारा हो, लेकिन ये लोग कभी अकेले आपको मिलेंगे नहीं। इनके पीछे हमेशा 50, 100, 150, 200 जितने भी हम लोग हैं, हमारी जितनी हिम्मत है, हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन भूखे प्यासे जैसे भी, हम इनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि हमें पता है कि इसमें सिर्फ शिक्षकों का भविष्य नहीं है, इसके अंदर उन छोटे बच्चों का भी भविष्य जुड़ा हुआ है जो आने वाले समय में शायद हम ही लोगों का नाम ऊंचा करेंगे। वो भी कह सकेंगे कि हमारे शिक्षक कुछ इस तरह के थे जिन्होंने हमारी हक की लड़ाई लड़ी, और हम आगे चल के हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमको तैयार किया गया। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर इनको ऐसा समझ रहे कि अकेले हैं तो ये अकेले बिल्कुल नहीं है। हम 1-2 बूंद पानी से ही काम चलाएंगे, लेकिन हाँ जब तक है तब तक हम इनके पीछे रहेंगे।
सूरज भाई माफ़ करना, आखिरी सवाल, अब आगे क्या रणनीति? 4 महीने से तो चल ही रहा है, आप लड़ाई के इस गवाह ये दिखा रहा है कि आप लड़े हैं हक के लिए, आगे क्या? आगे ऐसा है कि हम जितने विद्यार्थी हैं जो वेकेशन पड़ा है, उस वेकेशन में हम घर बैठे अभी रचनात्मक कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से करने वाले हैं। जी। जैसे कि दिवाली का दिन है, दिवाली के दिन कुछ प्रोग्राम करेंगे, उसके आगे फिर लाभ पाचन, मतलब हम घर बैठे हर प्रकार के रचनात्मक कार्य करने वाले हैं, जिससे सरकार की आंखें तो खोलना ही हमें। एक हाथ टूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरे हाथ से करेंगे, लेकिन सर हम करने तो वाले हैं। पांडव 5 थे तो युद्ध तो उन्होंने जीता। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ गुजरात के 22 शिक्षक। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं उनका, क्योंकि आप हालत उनकी देख सकते हैं। तेजस भाई ने भी जैसे कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैमरा पर नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो होती हैं, और वो जो दर्द देती हैं, दरअसल वो दर्द मीठा भी होता है, क्योंकि आपको ये बताता है बार बार कि आप हक के लिए लड़ रहे हैं। और हक के लिए भी किसके सामने? सरकार 156 की है, ऊपर जो बैठे हैं वो 303 वाले हैं। लेकिन जब हक की लड़ाई हो और गांधी मार्ग पर लड़ाई होती है, तब 303 को भी झुकाया जाता है और 156 को भी झुकाया जाता है। हमने इतिहास में भी देखा है, आने वाले भविष्य में भी हम देखेंगे। इनके साथ हमारी पूरी संवेदनाएं बनी हो, जब तक ये आंदोलन करेंगे तब तक इनके साथ हम लगातार खड़े रहेंगे, पूरी निष्पक्षता से इनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। कोई हमें जो भी कहे, बागी कहे, चाटुकार कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सत्ता के साथ जो खड़े रहते हैं उनको चाटुकार कहा जाता है, लेकिन जो मजलूम के साथ खड़े रहते हैं उनको बगावती कहा जाता है। हम बागी बनने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी खबरों के लिए टाइम्स ऑफ गुजरात देखते रहिए। कैमरा पर्सन ओम बारोट के साथ मोहिब वोरा, टाइम्स ऑफ गुजरात, अहमदाबाद।